नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपनी जो मंजरी है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ 11 पढ़ेंगे। ये निबंध लेखन है। निबंध लेखन जो है, निबंध जो है वो गद्य लेखन की बहुत महत्वपूर्ण विधा है और बहुत सारी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें निबंध में लिखी गई हैं। जो गूढ़ बातें हैं, जो लेख होते हैं, बड़े बड़े लिखे जाते हैं, जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तमाम तरीके की बातें लिखी जाती हैं हिंदी साहित्य में, वो किस विधा में आती हैं? किस विधा में आती हैं? यस, बिल्कुल सही, वो निबंध लेखन की विधा में आती हैं। तो आज मैं आप लोगों को, मैंने पिछले पाठ में भी बताया था ना कि जब आप अपनी अगली क्लास में जाएंगे, जब आप इसके बाद बड़ी क्लास में जाएंगे, तो आपका साहित्य की बहुत बड़ी दुनिया से परिचय होगा। तब आप तमाम विधाओं के बारे में जानेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में पहले निबंध विधा के बारे में बताऊंगी। साहित्य की ये एक बेहद महत्वपूर्ण विधा है, निबंध विधा। लेकिन इस निबंध को लिखा किसने है? इस निबंध को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सबसे पहले हम आपको इसके लेखक के बारे में बता दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, वो बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उनको सबसे ज्यादा, वैसे तो वो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, चिंतामणि, तुलसीदास, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जिस काम के लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वो काम है बच्चों, पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास था। पहले ऐसे था कि हिंदी साहित्य तो बहुत सालों से लिखा जा रहा था, लेकिन हिंदी साहित्य का कोई क्रमबद्ध इतिहास हमारे पास मौजूद नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास लिखा, कई चरणों में कई किताबें लिख करके। तो आज हमारे पास हमारे जो हिंदी साहित्य है उसका एक क्रमबद्ध इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही बदौलत हमारे पास मौजूद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े समीक्षक थे, और चूंकि इतिहास लेखक थे और समीक्षक थे, समीक्षक का मतलब जानते हैं आप लोग? मैं बताती हूं। समीक्षक का मतलब होता है किसी भी लिखे हुए के बारे में उसके गुण दोष बताना, उसकी विधा बताना, उसके बारे में उसकी व्याख्या करना, उसके अनेक पाठ पुनर्पाठ करके उसकी अनेक व्याख्याएं करना। ये जो होता है समीक्षक और आलोचकों का काम होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े समीक्षक थे, बहुत बड़े आलोचक थे, और हम सारे बच्चे, मतलब आप लोग और मैं भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना बड़ा हिंदी में लेखक मिला है जिसने पूरे हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित किया, और आज वो एक बहुत व्यवस्थित रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 को हुआ था। अगोना गांव में बस्ती जिले के 1884 में हुआ था। और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक विभागाध्यक्ष, हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया, और हिंदी के विभागाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तुलसीदास, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास लेखन किया। ये बहुत बड़े निबंधकार थे। इतने बड़े निबंधकार थे कि अभी जब आप इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, फिर जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आप वहां भी इनके लिखे हुए निबंध पढ़ेंगे। शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी 1944 को हुआ था। ये तो हुआ हमारे इस पाठ आत्मनिर्भरता के लेखक का परिचय। अब आइए मैं आप लोगों से निबंध के बारे में बात करती हूं, ठीक है? अभी तो मैंने थोड़ा सा निबंध के बारे में बताया, लेकिन अब और बात करते हैं। किसी विधा पर आपका जब ज्ञान परखना होता है, हम लोगों को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ भी करना होता है तो हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना, इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखकर लाओ, ऐसा कहते हैं ना। हर बार जैसे कोई त्योहार आता है, किसी महापुरुष का जन्मदिन अथवा कुछ भी आता है, तो हम आपसे क्या कहते हैं? इस पर 10 पंक्तियां लिखो। जब आप कक्षा 6 में थे तो हम कहते थे 10 पंक्तियां लिखो। फिर उसके बाद अब हम आपसे और थोड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपसे अपेक्षा बढ़ती जाएगी कि आप उसको ज्यादा विस्तृत और वर्णनात्मक लिखेंगे, ठीक है? तो जब आप उसको विस्तृत और वर्णनात्मक लिखेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? निबंध कहेंगे।
ठीक है। अब अगर आपको निबंध लिखना है, जैसे आपको एक पूरा सेंटेंस लिखने को कह दिया, एक वाक्य लिखने को कह दिया गया, एक वाक्य में आपको कुछ लिखना है किसी चीज के बारे में, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा। लेकिन जब उसी को आप शुरुआत करके फिर मध्य में उसको विस्तृत उसका वर्णन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे, और फिर उसका एक व्यवस्थित अंत करेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल सही, आपने सही बताया, उसको फिर हम निबंध कहेंगे। तो ये तो था निबंध के बारे में हमारा जो हम थोड़ी सी बातें जानते थे। अब आप लोग याद रखोगे ना निबंध क्या होता है? किसी भी विषय पर, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी विषय पर जो एक व्यवस्थित लेख होता है जानकारियों से युक्त, उसे क्या कहा जाता है? निबंध कहा जाता है। अब निबंध लेखन हमने ये बताया, आपको इस बारे में पूरी डिटेल बता दी है कि सुव्यवस्थित जो लेख होता है वो निबंध होता है। ये किन किन विषयों पर हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, किसी भी विषय को केंद्र में रखकर निबंध का लेखन किया जा सकता है। अब निबंध लेखन आप करोगे कैसे? जैसे मान लीजिए अभी यहां से जाने के बाद आपका मन करे कि हम एक निबंध लिखें, तो आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? हम निबंध को एक शीर्षक देंगे। क्या करेंगे? शीर्षक देंगे। जैसे जैसे लॉकडाउन, ठीक है। अब फिर हम उसको उप शीर्षकों में बांट लेंगे। क्या करेंगे? उप शीर्षकों में बांट लेंगे। उप शीर्षक का मतलब है लॉकडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, लॉकडाउन के नियम क्या हैं, लॉकडाउन में क्या पालन, ऐसे हम इसको उप शीर्षकों में बांट लेंगे। अगर अधिक लंबा नहीं करना है तब भी कम से कम 3 शीर्षकों में निबंध को हम बांट लेंगे, जैसे आदि और मध्य और अंत, ठीक है। फिर इसको हम विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करते जाएंगे और एक निबंध तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपने इस पाठ के खत्म होने के बाद एक बहुत सुंदर निबंध लिखने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बता दिया कि एक शीर्षक देंगे, शीर्षक के बाद फिर उपशीर्षक बना लेंगे। मुझे तो कितना भी बड़ा निबंध लिखना हो, जितना बड़ा निबंध लिखना हो, आपको उतने शीर्षकों में उसे बांटना होता है। तो जैसे अगर आपको छोटा निबंध लिखना है तो 3 ही शीर्षक बांटिए, एक प्रारंभ और एक मध्य और एक अंत, ठीक है। हो गया? एकदम आपको समझ में आ गया ना कि ऐसे ही एक अच्छे निबंध की रचना की जाती है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब निबंध लेखन के लिए ना अब हमें उसको सुंदर भी बनाना होता है। तो सुंदर बनाने के लिए हम उसमें अलग अलग महापुरुषों की कही हुई बातें, अच्छी किताबों से लिए हुए कोट, अच्छी कविताएं, अच्छी लोकोक्तियां, मुहावरे, इन सब को मिलाकर हम उसे सुंदर बनाते हैं, उसे एक सुंदर और सुव्यवस्थित रचना बनाते हैं, तब वो एक अच्छा निबंध बनता है। तो अगर आपको अपने निबंध को सुंदर बनाना है तो जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय पर थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा आप गूगल पर सर्च करें। अब तो सबके पास फोन है और उस फोन में एक गूगल होता है जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी विषय के बारे में कुछ भी लिखना है तो आप उसको सर्च करें, नहीं तो फिर आप अपने हिंदी के अध्यापक से अथवा अपनी कक्षा अध्यापक से अथवा जो आपके पुस्तकालय के इंचार्ज मैडम हो उनसे उस विषय में कहें कि हमें पुस्तकें उपलब्ध करा दीजिए। फिर उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ें, फिर महापुरुषों के कोट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको किताबें मिल जाएंगी जिन किताबों में उसके बारे में दिए हुए बहुत सारे कोटेशंस होंगे, उक्तियां होंगी, मुहावरे होंगे, उनसे सजा करके आप एक सुंदर निबंध की रचना कर सकते हैं। तो हम अब इस पाठ के खत्म होने के बाद गृह कार्य के रूप में एक बहुत सुंदर निबंध लिखेंगे। मैं आगे बढ़ूं, पाठ पर चलें? गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको अपना ये जो पाठ है
आत्मनिर्भरता, इसके बारे में बताऊंगी। इसमें डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इस पाठ में क्या लिखा है। इस पाठ प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की सलाह दी है। अब स्वयं पर निर्भरता क्या होती है, कैसे होती है स्वयं पर निर्भरता? स्वयं पर निर्भरता को समझाने के लिए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र एक बहुत विद्वान और राजा थे और वो बहुत सत्यवादी थे। वो हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आप लोगों को पता है ये बात? कभी भी जब किसी सत्य बोलने वाले के लिए बात कही जाती है तो कहते हैं कि अच्छा ये बड़े हरिश्चंद्र हो गए हैं। तो हरिश्चंद्र होना एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी राजा थे। तो हरिश्चंद्र सत्यवादी क्यों थे? क्योंकि उनमें आत्म संस्कार थे, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जैसे अगर आप में आत्मनिर्भरता नहीं, यहां पर बार बार भावनात्मक और मानसिक आत्मनिर्भरता की बात हमारा लेखक करता है। वो कहते हैं कि हमें स्वयं पर निर्भर रहना है, हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तो किसी पर निर्भर रहना कैसा होगा? अगर जैसे मान लीजिए हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, जैसे इसी किताब में महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप को बहुत जंगल जंगल घूमना पड़ा। वो हार चुके थे, अपनी सेना खो चुके थे और अपने परिवार के साथ वो जंगलों में घूम रहे थे। आप लोगों को ये बात पता है? जब वो अपने परिवार के साथ जंगलों में घूम रहे थे उस वक्त उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। तब उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो मुगल जो राजा है जिससे उनकी लड़ाई हो रही है उसके सामने वो आत्मसमर्पण कर दें और वो अपनी पराजय स्वीकार कर लें। लेकिन उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की और वो आत्मनिर्भर रहे, अपनी आत्मा पर निर्भर रहे और जो उनकी आत्मा ने कहा वो उन्होंने किया और वो जीवन भर लड़ते रहे। आज हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? राणा प्रताप को हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो जीवन भर लड़ते रहे, वे स्वयं पर निर्भर रहे, उन्होंने अपना आत्मसंस्कार, आत्मबल, आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने ऊपर निर्भर रहेगा, स्वयं पर निर्भर रहेगा, उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, आदर्श के रूप में याद रखा जाएगा। आगे एक और बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री अथवा मां है। अब आपको आत्मविश्वासी भी होना है, आत्मनिर्भर भी होना है, आपको किसी की सुननी भी नहीं है, लेकिन आपको विनम्र भी रहना है। अगर आप विनम्र नहीं हैं तब आप में आत्मसंस्कार नहीं है। आपको विनम्र रहना है, अपना जो भी काम करना है अपने मन से भले ही करना है लेकिन उसको विनम्रता पूर्वक करना है। अगर आप भीतर से विनम्र हैं तभी आप आत्मसंस्कारी हो सकते हैं और तभी आप आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें वो और भी कहते हैं कि विनम्रता का अर्थ दब्बूपन कतई नहीं है। दब्बूपन क्या होता है? दब्बूपन का होता है कि आपको कोई भी मोटिवेट कर ले। मोटिवेट से मतलब कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा दे। आप जो भी करना चाह रहे हैं, कोई भी आए आपको समझा करके वहां से उस रास्ते से हटा दे, तो ऐसा व्यक्ति विनम्र नहीं है। फिर उसे कहा जाएगा कि वो दब्बू है, वो हर किसी के कहे में आ सकता है। जैसे इसी अपने ये जो पाठ है, इसी पाठ में हम जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं एक और उदाहरण देते हैं। वो एकलव्य का उदाहरण देते हैं। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने राज परिवार का ना होने के कारण राजपुत्रों के साथ धनुर्विद्या देने का ज्ञान देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजकुल के गुरु थे। लेकिन उसने अपने ऊपर भरोसा किया, उसने अपने आत्मसंस्कार पर भरोसा रखा और वो जंगल में गुरु की प्रतिमा बनाकर उसी के सामने बैठकर वो सीखता रहा। उसने अपना स्वयं पर भरोसा रखा और अपने भरोसे के दम पर उसने धनुर्विद्या का उच्चतम स्तर प्राप्त किया। एक और उदाहरण देते हुए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं
कि एक रोमन राजनीतिक एक बार बलवाइयों के बीच में फंस गया। बलवाइयों मतलब ऐसे कहीं दंगा या युद्ध जैसी स्थिति, मारपीट की स्थिति बनी हुई थी, उनके बीच में फंस गया। तो जो बलवाई थे उन्होंने उसको देखकर व्यंग पूर्वक हंसते हुए कहा, अब कहां है तेरा किला? तो उस रोमन राजनीतिक ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा किला यहां है। यहां, ये इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमारा सब कुछ हमारे आत्मबल में होता है, हमारी इच्छा में होता है, हमारी इच्छा शक्ति में होता है। और अगर हम अपनी इच्छा शक्ति या अपना आत्मबल खो दें तो हम सब कुछ खो देते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस दुनिया में महान हुआ है वो अपने आत्मबल, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही महान हुआ है। इसी जो हमारा आत्मनिर्भरता का पाठ है, इसी आत्मनिर्भरता के पाठ में हमारे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जो इस पाठ के लेखक हैं, वो एक और उदाहरण देते हैं शिवाजी का। शिवाजी के पास कोई सेना नहीं थी और मुगल सल्तनत के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। मुगलों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी भाई, वो तो पूरा देश पर था, लेकिन वो उनसे लोहा लेते रहे पूरे जीवन, लड़ते भी रहे और जीतते भी रहे। क्यों लड़ते जीतते रहे? क्योंकि वो अपने आत्मबल पर, अपने मन पर उनका पूरा कंट्रोल था और वो जानते थे, स्वयं पर उनका भरोसा था कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। ये भी आत्मनिर्भरता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कोलंबस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है? हाँ बिल्कुल। कोलंबस जो है वो एक यात्री था और उसने अमेरिका जैसे बहुत बड़े महाद्वीप की खोज की। अब आप कभी कल्पना करो कि समुद्र में कोई एक डोंगी के सहारे चल पड़े, है ना? कितना बड़ा काम है। मैं तो जब भी सोचती हूं तो मैं बिल्कुल घबरा जाती हूं कि एक नाव लेकर कोई इतने बड़े अथाह समुद्र में चल पड़े। लेकिन क्या था, क्या ऐसा था जो कोलंबस को इतने बड़े समुद्र में एक डोंगी के सहारे चलने के लिए प्रेरित कर देता है? वह थी आत्मनिर्भरता, मतलब स्वयं पर निर्भर रहना, स्वयं पर भरोसा करना। यही एक गुण था जिसके कारण कोलंबस ने अमेरिका जैसे महाद्वीप की खोज की। अब हम उन शब्दों से आपका परिचय कराएंगे जो शब्द शायद आपने ना सुने हों, जिन्हें हम कठिन शब्द कहते हैं ना। अक्सर कहा जाता है कठिन शब्द, लेकिन मैं इन शब्दों को कहती हूं अपरिचित शब्द। तो अब हम आपको अपरिचित शब्दों से आपका परिचय कराएंगे। यह है आत्म सुधार। आत्म सुधार क्या होता है बच्चों? आत्म सुधार का अर्थ है अपना सुधार। अपना सुधार मतलब जब भी हम काम कर रहे हों तो हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बने। क्या बने? खुद के सबसे बड़े आलोचक। आपको पता है एक बहुत बड़ी वो है, उक्ति है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब हमें अपनी आलोचना करने वालों को अपने नजदीक रखना चाहिए। लेकिन बच्चों, हमारे सबसे नजदीक कौन होता है? हम खुद अपने सबसे नजदीक होते हैं। इसलिए हमें अपना सुधार स्वयं करना चाहिए, अपने स्वयं की आलोचना करनी चाहिए और अपने स्वयं में सुधार करना चाहिए। तो ये शब्द है आत्म सुधार। आत्म सुधार भी आत्मनिर्भरता का ही एक अंग है। जो व्यक्ति आत्म सुधार नहीं कर सकता वो व्यक्ति आत्मनिर्भर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। दूसरा शब्द है आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहना या स्वयं को सदाचार में रखना। आत्म मर्यादा भी बच्चों आत्मनिर्भरता का ही अंग है। आत्म मर्यादा का अर्थ है स्वयं को सीमा में रखना। हम सबकी सीमाएं होती हैं। जैसे बच्चों, आपकी सीमा है, आप लोग वहां बैठे हुए हो। मेरी सीमा है कि मैं यहां खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूं। तो हमारी अपनी सीमाएं हैं ना। अब अगर मैं आकर वहां बैठूं और कहूं कि आप पढ़ाओ, मुझे पढ़ना है, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो हम सब अपनी अपनी सीमाएं
स्वयं तय करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता वही आगे चलकर आत्मनिर्भर बनता है। जब हम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, इसका मतलब हमें स्वयं पर नियंत्रण है, और नियंत्रण है तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसके बाद है उच्चाशय। उच्च आशय, ये शब्द जो है उसका संधि विच्छेद है। उच्च आशय, ऊंचा लक्ष्य अथवा ऊंचा अभिप्राय रखना। जैसे हमें हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जैसे जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको क्या लक्ष्य आपका है? आप जितना अच्छा हो सके पढ़ सको, जितना अधिक से अधिक पढ़ो। जैसे मैंने कहा, आप कल पाठ को पढ़ कर आओ, तो आप पूरा पाठ पढ़ कर आओ और एक बार प्रश्नोत्तर भी पलट लो। हो सकता है मैडम जब मैंने पाठ पढ़ लिया है और मुझे समझ में आ गया है, तो हो सकता है कि मैडम प्रश्नोत्तर भी पूछ लें। तो हमें हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हों उसमें हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, या ऊंचा लक्ष्य अथवा ऊंचा अभिप्राय। हमें अपनी दिमाग को हमेशा अपने ऊंचा रखना चाहिए। बलवाई बताया था ना कि एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के बीच में फंस गया था। अभी मैंने एक वाक्य प्रयोग किया था। तो बलवाई का अर्थ है बच्चों दंगा करने वाले। दंगा मतलब लड़ने, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर लड़ने लगे, दो समूह बन जाएं और दो समूह एक दूसरे से लड़ने लगे, तो उसको कहते हैं बलवाई। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जैसे हम जानना चाहते हैं ना, कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे, ये जो प्रश्न हैं ये जिज्ञासा के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। अब मैंने आपको बताया कि एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के बीच फंस गया। अब आपके मन में आया होगा कि वो रोमन राजनीतिज्ञ कौन था, क्या नाम रहा होगा उसका। तो इस तरह के प्रश्न से जो प्रतिप्रश्न पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? जिज्ञासा। ये तमाम जिज्ञासाएं, ये दुनिया जो है, इस दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जितना भी जानते हैं कम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें हम बहुत बहुत छोटा सा इसका हिस्सा है। तो अधिक से अधिक जानने की जो इच्छा है वो क्या होती है? जिज्ञासा होती है। अंधभक्त का अर्थ है बिना विचारे किसी पर श्रद्धा भक्ति करना। जैसे मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूं तो आप उस पर विचार ना करें। जैसे मैं अभी मान लो आपको कह दूं कि पानी उड़ता है, हवा बहती है, और आप हमारी बात पर यकीन कर लो। हवा तो बहती, कहा जाता है हवा चलती है, बहती है, लेकिन पानी तो उड़ता नहीं है। पानी तो उस पर होता है, जमीन पर या नदी में या कुएं में या तालाब में। लेकिन मैं आपको कह दूं कि आज मेरे घर में नल से ना दूध आया था, तो क्या आप मुझ पर यकीन कर लोगे? नहीं करोगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 5 का दूसरा भाग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में कराया था, हर भाग के कुछ लर्निंग आउटकम्स होते हैं। लर्निंग आउटकम्स वे बातें हैं जो बच्चों को पढ़ने के बाद समझ आ जानी चाहिए। तो दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम्स हैं, बच्चे त्रिभुजों की रचना कर लेते हैं, बच्चे त्रिभुज के शीर्षलंब, लंब केंद्र, माध्यका एवं केंद्रक की रचना कर लेते हैं। हम लोग पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है। इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वह थी
त्रिभुज में 3 भाग होते हैं, इसी के साथ 3 साइड्स होती हैं। जो तीनों भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में, सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, और जो बेस है उसे आधार कहते हैं, और एल्टीट्यूड जो खड़ी रेखा होती है उसे लंब कहते हैं। अगर त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जहां कोण सी समकोण है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यहाँ पर AB आपका हाइपोटेन्यूस होता है। अगला, अगर किसी त्रिभुज में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये विपरीत था, पाइथागोरियन प्रमेय का विपरीत है। अगर पहले से आपको पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के जोड़ों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, तो फिर वह समकोण त्रिभुज होता है। अगला हमने किया था पाइथागोरियन त्रिक कैसे निकालते हैं। 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूस होता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना सीखा था, और समकोण त्रिभुज में कर्ण के अतिरिक्त अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा ज्ञात करना हमने सीखा था। ये हुई पिछले भाग की बात, लेसन नंबर 5 के पार्ट 1 की बात। लेसन नंबर 5 में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। भाग 1 में पाइथागोरियन प्रमेय था। दूसरा भाग जो आज हम लोग करेंगे वह है त्रिभुज की रचना, त्रिभुज का शीर्ष लंब, लंब केंद्र, माध्यिका एवं केंद्रक की रचना। तीसरे भाग में त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज का परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र करेंगे। और भाग 4 में त्रिभुज में समरूपता की अवधारणा, दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुजों की रचना। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ये आप एक्सरसाइज 5B के लिए पढ़ेंगे। त्रिभुज की रचना करना जबकि त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण एवं अन्य दो भुजाओं का योगफल ज्ञात हो। जब आपको प्रश्न दिया गया हो जिसमें त्रिभुज का आधार दिया है, मतलब बेस पता है और बेस के ऊपर बनने वाला आधार का एक कोण मालूम है और बाकी दो भुजाओं का जोड़ पता है, तो आप त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आधार 6 सेंटीमीटर है, आधार का एक कोण 45 डिग्रीज, अन्य दो भुजाओं का योगफल 9.5 है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम, हमेशा आदत डालिएगा कि एक रफ डायग्राम बनाना ही है। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया A, B एंड C। अब इसमें इसने कहा है कि आधार का जो माप है वह 6 सेंटीमीटर है, तो BC हमारा 6 सेंटीमीटर है और आधार का एक कोण 45 डिग्रीज है। मान लीजिए ये वाला कोण मैंने 45 डिग्रीज कर लिया। अब इसी पर आधारित हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। BC 6 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु B पर कोण 45 डिग्रीज का कोण बनाती हुई किरण BX खींचिए। B से शुरू करेंगे और 45 डिग्री। बच्चों 45 डिग्री आपने क्लास 6 में पढ़ा है। सबसे पहले हम 60 के 2 चाप लगाएंगे, फिर बीच की 2 चापों में से हम और 2 चाप लगा के 90 डिग्रीज बनाएंगे, और 90 का आधा कितना होता है 45। तो 45 का कोण बनाया और B से 45 कोण लेते हुए एक BX हमने रेखा बनाई। BX से BD बराबर 9.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लीजिए। हमें मालूम है कि बाकी दो भुजाओं का जोड़ 9.5 सेंटीमीटर है, तो हम BD ले लेंगे 9.5। इसको भी आप B पे अपना कंपास रख के और एक आर्क चाप बनाते हैं 9.5 पे, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम D। अब D और C को जोड़ देंगे। DC जुड़ने के बाद जो ये लाइन मिली आपको DC, इसका हम लंब समद्विभाजक बनाएंगे। DC का लंब समद्विभाजक खींचे जो BD को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करता है। ये वाला जो लंब समद्विभाजक है किसी एक बिंदु पे BD को काटेगा, वही बिंदु हमारा A होगा, ये वाला A। तो ध्यान से देखिएगा, BC ड्रॉ किया, 45 डिग्रीज एंगल बनाया, BX पे हमने BD मार्क किया 9.5 जो कि इन दो भुजाओं का जोड़ है, और फिर हमने CD को मिला दिया, CD का लंब समद्विभाजक खींचा, और जहां पर जिस बिंदु पर इस लंब समद्विभाजक ने BD को इंटरसेक्ट किया उसको हम नाम दे देते हैं A, और लास्ट में आप AC को जोड़ देंगे।
AC को मिलाइए, त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट मतलब जो हम ड्रॉ करना चाह रहे थे वही त्रिभुज है। तो बच्चों समझ आया? इसी चीज को मैं आपको रचना दिखाती हूं कि असल में होगी कैसे। BC ड्रॉ किया था हमने, आधार, फिर हम 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बनाने के लिए हमने दो चाप बनाई, 60 डिग्री फिर 120 डिग्री की। 60 और 120 से चाप लेंगे इस प्रकार, जिससे हम 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। अब 90 का आधा 45 होता है, इसको हाफ करने के लिए इन दो पॉइंट से हम चाप बनाएंगे और ये बन गया 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे हमने 9.5 सेंटीमीटर का माप का एक चाप ली, जिसको हमने D नेम दिया और DC को मिला दिया। अब C से और D से हमने लंब समद्विभाजक खींचा। ये देखिए इस प्रकार से आप चाप बनाएंगे और फिर ये लंब समद्विभाजक बन जाएगा। ये BD पे जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको हम A बोलेंगे और AC को मिला देंगे। सो बच्चों ABC आपका ट्रायंगल हो गया। अगली चीज जो हम लोग करेंगे वह है त्रिभुज की रचना करना, जबकि त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण एवं अन्य दो भुजाओं का अंतर ज्ञात हो। तो बच्चों पहले प्रश्न में जो पहला उदाहरण था उसमें मैंने आपको योगफल दिया था, मतलब आधार दिया है और बाकी दो भुजाओं का योगफल था पिछली बार। अब उदाहरण नंबर 2 में इन दोनों भुजाओं का अंतर दिया है, माइनस करके कितना आएगा वो दिया है, डिफरेंस दिया है, राइट। अब हम करते हैं, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आधार 8 सेंटीमीटर हो। हमने BC बराबर 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। आधार का एक कोण 30 डिग्री है, आधार का एक कोण हमने 30 डिग्री ले लिया। अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। यहां से हम रचना पढ़ते हैं। रचना के चरण आप जब लिखेंगे, बहुत जरूरी है, हर प्रश्न में आप रचना भी करेंगे और रचना के चरण भी लिखेंगे, इसके भी मार्क्स होते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। बिंदु B पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए BX किरण खींचिए। पहले की तरह हमने BX किरण खींची, यहां से चेंज आएगा। BX से AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड BD लीजिए। ये भी हम सेम मान सकते हैं, बस यहाँ हमने अंतर लिया है। पहले जो हमने जोड़ लिया था, आपकी बात 3.5 डिफरेंस लिया और D मार्क कर दिया। अब हमने फिर से CD को मिलाइए तथा CD का लंबार्धक खींचिए। CD मिलाया और CD का लंबार्धक खींचा है। जिस बिंदु पर वह BA को काटेगा वही बिंदु आपका D हो गया। सॉरी, इसका जब हम लंबार्धक खींचेंगे तो आपके BX को जिस बिंदु पे काटेगा वो आपका A हो गया। ध्यान देना, पिछली बार A इन दोनों के बीच में आया था, आपकी बार इधर आएगा, क्योंकि BD तो डिफरेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये रेखा बड़ी है, इसमें से ये माइनस करेंगे तब BD निकलेगा। तो बच्चों CD को मिलाइए तथा CD का लंबार्धक खींचिए। CD मिलाने के बाद ये लंबार्धक है, ये वाला, ये लंबार्धक है, ये हमने खींचा और जिस बिंदु पर BX को टच किया वो हो गया आपका बिंदु A। फिर हमने AC मिलाया और ABC त्रिभुज आपका तैयार है। इसकी भी हम रचना करके देखते हैं। सबसे पहले हमने BC ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा। ये हमने कोण बना दिया 30 डिग्रीज का, 60 का आधा, 60 यहाँ पे होता है, उसका आधा 30 डिग्रीज हो गया। फिर हमने डिफरेंस शो किया, माइनस करने से दो भुजाओं को 3.5 आ रहा है। ये बिंदु हो गया, बताइए बच्चों, D, राइट, D बिंदु हुआ जो कि BD 3.5 शो कर रहा है। DC को मिलाया, अब DC का हम लंबार्धक खींच रहे हैं। ये हो गया DC का लंबार्धक। अब ये लंबार्धक आपके BX को, अगर ये X है, BX को जहां टच करेगा वही बिंदु आपका A हो जाता है। समझ आया? अगला है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आधार 5.6 सेंटीमीटर है, आधार का एक कोण 45 डिग्रीज है, अन्य दो भुजाओं का अंतर AC माइनस AB 1.5 सेंटीमीटर है। बच्चों
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उदाहरण 1 में मैंने आपको बताया था कि आधार दिया है, आधार का एक कोण दिया है और बाकी दो भुजाओं का योगफल दिया है। उदाहरण नंबर 2 में योगफल की जगह पर अंतर दिया था और इसमें भी अंतर ही दिया है, लेकिन उदाहरण नंबर 2 और 3 में फर्क क्या है? उदाहरण नंबर 2 में ये वाली साइड बड़ी थी, ये वाली जो भुजा थी ये लंबी थी और इस साइड की AC छोटी थी, लेकिन उदाहरण नंबर 3 में आपकी जो AB है ये छोटी है और AC बड़ी है। ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस के या अंतर के दो तरह के प्रश्न बनते हैं और योगफल का सिर्फ एक तरह का प्रश्न बनता है। तो इसको हम करके देखते हैं। रचना के चरण, रेखाखंड BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर खींचिए। पहले की तरह BC हमने 5.6 खींचा। बिंदु B पर 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण BX खींचिए। B पर हमने 45 डिग्री की किरण BX खींची, ये भी पहले जैसा है। AC माइनस AB इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड BD काटिए। अब हमने BD काटा लेकिन विपरीत दिशा में काटा। पिछली बार हमने इस साइड लिया था, अभी 1.5 हम इस साइड लेंगे। CD को मिलाइए। अब D हमारा यहाँ है तो C इसी तरह से मिलेगा। पिछली बार D इस तरफ था, अभी हमारा D इधर है तो DC को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर से CD का लंब समद्विभाजक खींचिए और BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कीजिए। सो हमने CD का लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचा जो आपके BX को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे A। तो यही बिंदु आपका A हो गया। रेखाखंड AC खींचिए। अब A और C को मिला दिया। त्रिभुज ABC आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा। तो बच्चों आइए इसकी भी मैं आपको रचना कंपास के माध्यम से और स्केल के माध्यम से करके दिखाती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी हम इसमें D का, चांदे का प्रयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने कंस्ट्रक्शंस कंपास की मदद से और स्केल की मदद से करते हैं। सबसे पहले हमने BC ड्रॉ किया। BC इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। अब कोण B देखिए, कोण B हमें 45 चाहिए। अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ 90 डिग्री। फर्स्ट 90 डिग्री बनाएंगे और उसका हम लोग आधा कर देंगे। ये बन गया 90। 60 और 120 से दो चाप लेके ये जो सीधी रेखा आती है वो 90 होता है। आप लोग कक्षा 6 में ये कर चुके हैं। उसके बाद 45 डिग्रीज। कभी भी D से 45 डिग्री नहीं ड्रॉ करना है, हमेशा इसी तरह से कंपास की सहायता से आपको 45 या 30 डिग्री ड्रॉ करना है। अब ये हो गया BX। ये आपका BX रेखा है। अब हम BD दूसरी तरफ ले रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम दे देंगे D और DC को मिला देंगे। DC ज्वाइन करने के बाद हम CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद जिस बिंदु पर वह आपके BX को टच करेगा वही A है और फिर हम AC को मिला देते हैं तो त्रिभुज ABC आपका बन जाता है। अगली चीज जो हम करेंगे इस भाग में, ये तो हुए तीन तरह के त्रिभुज की रचना जब आपको आधार का एक कोण और या तो योगफल दिया होगा बाकी दो भुजाओं का या फिर अंतर दिया होगा। अगला है त्रिभुज का शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपको अभ्यास 5C में मदद करेगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होते हैं। आइए करके देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ABC। अब आप मुझे बताइए, हमने अगर स्केल रखा और सीधी रेखाएं खींची तो सीधी रेखाएं आपकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली दिस वन AL ही आपकी BC के परपेंडिकुलर आती है। इससे क्या समझ आता है, किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टेक्स से सिर्फ एक ही शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है। तो बच्चों वर्टेक्स कितने होते हैं हमारे पास त्रिभुज में?
3 होते हैं, है ना। तो तीनों वर्टेक्स से या तीनों शीर्षों से सिर्फ एक एक ही एल्टीट्यूड तो खींच सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये A है, ये B है और ये C है, सिमिलरली इसमें ये ABC है और अगर इसमें ये ABC है। सो स्टूडेंट्स, A से जब हमने लंब समद्विभाजक नहीं, अब की बार हम क्या खींच रहे हैं, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड खींचते हैं तो एक बनता है। जब B से हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो एक ही बनेगा और जब C शीर्ष से हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो भी एक बनेगा। तो कुल शीर्ष लंब एक त्रिभुज में कितने हो गए, सोचो सोचो, राइट, 3 हो गए। शीर्ष लंब आपके 3 ही हुए। अब 3 शीर्ष लंब आप देख पा रहे हैं, ABC त्रिभुज है, एक AD शीर्ष लंब हो गया जो A के सामने वाली भुजा BC को टच करेगा और BC पर परपेंडिकुलर होगा। एक हो गया CF और एक हो गया BE। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र, इन्हीं शीर्ष लंबों पर आधारित होता है लंब केंद्र। आइए बच्चों समझते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी का अर्थ होता है एक ही बिंदु से जाकर जो गुजरते हैं उसको हम संगामी कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों, तीनों शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 3 ही शीर्ष लंब हैं। अब तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे तो उस बिंदु को हमने कुछ नाम देना पड़ेगा। उस बिंदु को हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर या फिर लंब केंद्र। रचना के चरण, दी गई भुजाओं, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, आपने उसकी त्रिभुज की भी रचना की और उसके बाद आप उसके शीर्ष लंब बनाएंगे। तो दी हुई भुजाओं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर के अनुसार त्रिभुज ABC खींचिए। सबसे पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे, फिर B से AC पर लंब BE, B से AC के ऊपर लंब क्या बनेगा, BE। सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं, ABC अगर ऐसे है तो B के सामने हमने E बना दिया है, C के सामने F है और B के सामने D है। ABC के बाद D आता है तो वो A के सामने D ही आएगा हमेशा। यहाँ पर आप कोशिश करिए EF ना आए, मतलब एक रूल होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट तरीका यही है कि A के सामने D आना चाहिए, B के सामने E और C के सामने F। तीनों लंब बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यही बिंदु O लंब केंद्र कहलाता है। सो बच्चों समझ आया, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं या जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं वो एक तो संगामी होता है और उसके साथ ही उसी बिंदु को हम ऑर्थोसेंटर या फिर लंब केंद्र कहते हैं। इसकी रचना भी हम लोग करके देखते हैं कंपास की मदद से और स्केल की मदद से। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया। आप सभी शब्दों के थोड़े थोड़े इंग्लिश टर्म्स भी सीखा करो क्योंकि कंपटीशन आगे जाके आपका सभी बच्चों से होना है, इंग्लिश मीडियम वालों से भी। सो ए से जो हम एक चाप खींचेंगे और उस चाप के एक पॉइंट से, पहले इस बिंदु से और फिर दूसरे बिंदु से हम चाप खींचेंगे। मैं दोबारा करके दिखा देती हूं। ABC त्रिभुज खींचा, A को B से मिलाएंगे, B को C से, नाप के ट्रायंगल बनाना है। त्रिभुज की रचना भी आप कंपास की मदद से कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमारा इंटेंशन है लंब केंद्र की जगह शीर्ष लंब दिखाना, इसी वजह से मैं सीधा त्रिभुज बना दिया है। सबसे पहले A से जाने वाला शीर्ष लंब हम बनाएंगे BC के ऊपर। ये आपका पॉइंट M शो करेगा। अब हम बनाएंगे B से AC भुजा के ऊपर शीर्ष लंब। सेम करना है, B से हमने बड़ी चाप ली, फिर इस बिंदु से हमने एक चाप ली और जो नया बिंदु यहां है उससे भी बराबर माप की चाप खींची। ये हो गया B से AC पर शीर्ष लंब। अच्छा बच्चों, तीसरा हमें खींचने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि 2 जहां पे मिलेंगे तीसरा भी तो वही मिलेगा। तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 2 शीर्ष लंब ही आवश्यक है ऑर्थोसेंटर ढूंढने के लिए। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वह है त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्रायंगल।
ये आपके एक्सरसाइज नंबर 5D में हेल्प करेगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको सबसे पहले 3 त्रिभुज दिखाए थे। 3 त्रिभुज में आधार, आधार का एक कोण और बाकी 2 भुजाओं का जोड़ था उदाहरण नंबर 1 में। दूसरे उदाहरण में अंतर था और तीसरे में भी अंतर था। चौथी चीज जो हमने आज सीखी वह थी, हमने सीखा था शीर्षलंब क्या होता है, और शीर्षलंब 3 होते हैं। शीर्षलंब का जो संगामी बिंदु है, शीर्षलंब एक बिंदु पर जहां पर काटते हैं एक दूसरे को, उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं या लंब केंद्र कहते हैं। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। बच्चों ये चीज मैं आपको एक पेपर की मदद से बताती हूँ। आप इस पेपर पे कंसंट्रेट करिएगा। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी शेप का आप ट्राइंगल काटेंगे। अभी हम बना रहे हैं माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा क्या है? त्रिभुज के एक शीर्ष से शुरू होती है और सामने वाली भुजा के सेंटर पे या मध्य बिंदु पर जाके मिलती है। तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगी, मान लीजिए ये वाली भुजा लेते हैं, नीचे वाली, ठीक है, इसके 2 कोणों को मिलाया, यहाँ पर एक निशान बना लिया। अब इसी निशान से जो शीर्ष है उसको फोल्ड करते हुए हमने ऐसे क्रीज बना ली, पेपर में फोल्ड कर दिया, तो आप देखेंगे बारीक सी लाइन दिखाई देगी। इसको आप पेन से या पेंसिल से डार्क भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा साइड लिया, दूसरी साइड का भी हमने फोल्ड करके कोने से कोना मिलाया, शीर्ष को शीर्ष से मिलाया, यहाँ एक निशान बनाया और इसी से फिर हमने सामने वाले शीर्ष को एक क्रीज बनाई, फोल्ड कर दिया। इसी प्रकार हम तीसरी वाली भुजा का करेंगे, ऐसे, और फिर शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिलाया। तो ये जो 3 हम क्रीज बना रहे हैं या 3 फोल्डिंग लाइंस आ रही हैं, ये क्या है बताइए? यस, ये माध्यिका है या फिर इनको हम मीडियंस कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये मीडियंस भी खास बात ये है कि एक किसी बिंदु से होकर ही गुजरते हैं, ये भी संगामी होते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है इसी भाग में, लेसन नंबर 5 के पार्ट 2 में। तो बच्चों, किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं इस तरह से होती है, सेम वही जैसे आपने शीर्षलंब बनाए थे 3, इसी तरह से हर कोण से या हर वर्टेक्स से, हर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका बनती है, जो सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटती है। अब आप मुझे बताइए, शीर्षलंब और माध्यिका में क्या मेन डिफरेंस है? सोचो सोचो। डिफरेंस ये है कि शीर्षलंब सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो एक ऐसी रेखा है जो 90 डिग्री पे ही जाकर टच करेगी सामने वाली भुजा को। लेकिन इसका जरूरी नहीं है माध्यिका की वो 90 डिग्री पे हो, वो सिर्फ आपकी सामने वाली भुजा को आधा आधा बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए इसका नाम मध्य से बना हुआ है माध्यिका, जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाकर प्रतिच्छेदित करती है। तो इस गतिविधि में कागज का एक त्रिभुज काटिए और उसकी तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को फोल्ड करके दिखाइए। कैसी लगी गतिविधि? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।